हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने कहाँ से लिए हैं? आरपीएससी कोरियर लेक्चरर पेपर 2016 से लिए हैं। मैंने बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएससी का जो पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स के कुल 300 प्रश्न आते हैं, जिसमें से माइक्रो की 50 प्रश्न लगभग और मैक्रो के 50 प्रश्न लगभग आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से। तो मैंने उनमें से ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट कर लिए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम, जैसे दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उसके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जनवरी फरवरी के आसपास काफी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम होने वाले, जैसे मध्य प्रदेश कॉलेज लेक्चरर और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर। तो ऐसे कॉलेज लेक्चरर के काफी एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा पीजीटी एग्जाम्स, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके कि मेरे वीडियो बनाने का कोई भी, जैसे मेरे वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य मुझे मिल सके। तो सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को इसका हमें मिलान करना है। तो देखिए, इसमें ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, ये किससे है? उपभोग परिकल्पना से संबंधित है। कहां से लिया गया ये प्रश्न है? उपभोग परिकल्पना से। तो देखिए, उपभोग परिकल्पना कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। एक है निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना और जीवन चक्र परिकल्पना। तो इन चारों को मिलान करना कि इनका प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले निरपेक्ष आय परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किसने किया? किन्स ने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? किन्स ने। तो इसका ये हो जाएगा सेकंड वाला। और बी पर क्या है? जैसे ए का क्या हो गया? सेकंड। बी पर क्या है? सापेक्ष, यानी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ड्यूजनबरी ने। तो इसका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है और नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है? स्थायी आय परिकल्पना, यानी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ये भी फ्रीडमैन है। तो इसका हो गया 4। और जीवन चक्र परिकल्पना, जो एंडो, मोदिग्लानी और बम्बर, ये तीनों जीवन चक्र परिकल्पना से संबंधित है। इसका हो गया 3rd। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो देखिए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें से सबसे पहले कौन सी परिकल्पना आई। ये भी क्वेश्चन, इसका जो क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो देखिए, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? निरपेक्ष आय परिकल्पना, जो कि कब आई? किन्स ने 1936 में दी। इसके बाद सापेक्ष आय परिकल्पना, जेम्स ड्यूजनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना, ये दूसरे नंबर पर 1949, इसका याद रखना है। और तीसरे नंबर पर क्या है? जीवन चक्र परिकल्पना। और चौथे नंबर पर स्थायी आय परिकल्पना। तो ये चारों का क्रम है, क्रम भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। अब देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय के परिकलन में दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय में कौन सी दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। दोहरी गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है? अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, इसमें देखिए, तो ये कौन सी विधि में प्रयोग होता है? तो देखिए, अंतिम उत्पाद विधि, यानी फाइनल प्रोडक्ट मेथड। तो एक तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया एक तो। और दूसरा देखिए, इसी विधि का एक पार्ट है वैल्यू एडेड मेथड, यानी ए वाला जो है मूल्य जोड़ विधि, वैल्यू एडेड मेथड।
तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ए और डी, आंसर क्या हो गया? ए और डी। तो हमारा ए और डी कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को छोड़ दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो देखिए इसको थोड़ा आगे और देख लेते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त विधियां, कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? सबसे पहली विधि का नाम है अंतिम उत्पाद विधि। अंतिम उत्पाद विधि, इसमें क्या होता है? केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। और ये विधि कौन से क्षेत्र में प्रयोग होती है? प्राथमिक क्षेत्र में। ये ध्यान रखना, तो प्राथमिक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। अब देखिए मूल्य जोड़ विधि, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो देखिए वैल्यू एडेड मेथड इसी का पार्ट है। और इसमें क्या किया जाता है? प्रत्येक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन का योग। जैसे उत्पादन के ये अलग अलग स्तर है। जैसे यहाँ पर जैसे किसान खेत से लाया गेहूं, और गेहूं से यहाँ पर क्या बना? आटा, और यहाँ पर बने हैं बिस्किट। तो देखिए ये प्रत्येक स्तर पर जितना भी मूल्यवर्धन होगा, जैसे गेहूं है, किसान गेहूं लाया, किसान ने 100 रुपए में गेहूं बेचे, और फिर आटे वाले ने उसको, किसान ने 100 रुपए में गेहूं मंडी में बेचे, और मंडी से आटा फैक्ट्री को 120 रुपए में मिले, और फिर बिस्किट वाली कंपनी को ये 150 रुपए में मिले। माना कि ये 10 केजी का एक पैकेट है, ठीक है, गेहूं का। तो इसकी ये रेट है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना है? यहाँ पर वैल्यू एडेड है 100 से बढ़कर 20 यानी 20 रुपए, प्लस यहाँ पर कितना वैल्यू एडेड है? 50 रुपए, नहीं यहाँ पर है 30 रुपए, 120 से बढ़कर। और यहाँ पर पहले शुरुआत में कितना है? शुरुआत में है 100 रुपए। तो देखिए टोटल कितना हो गया? 150 रुपए, और अंतिम उत्पाद का मूल्य भी 150 रुपए। तो इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन का योग किया जाता है। और आय विधि किस क्षेत्र में प्रयोग होती है? सेवा क्षेत्र में। और व्यय विधि किस क्षेत्र में प्रयोग होती है? उद्योग क्षेत्र में। लेकिन इसमें अंतिम वस्तुओं का लेना देना नहीं है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अब चलते हैं ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मुद्रा गुणांक दर्शाता है। मुद्रा गुणांक यानी मनी मल्टीप्लायर क्या दर्शाता है? मनी मल्टीप्लायर यानी मुद्रा गुणांक। तो देखिए मुद्रा गुणांक को हमने अम से लिखा। अब ये किसके बराबर होता है? ये होता है मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति, और हाई पावर्ड मनी यानी उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये किसके बीच संबंध दर्शाता है? उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है ये मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक किसके बीच संबंध दर्शाता है? मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर होती है? एच नोट यानी उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक यानी स्मॉल एम। तो इसके गुणनफल के बराबर होती है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो देखिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है। मुद्रा गुणक दर्शाता है उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति के बीच के संबंध को यह दर्शाता है। हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई के बीच के रिलेशनशिप को यह दर्शाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति, ये यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं अभिकथन में क्या कहा गया है। उच्च स्तरीय मुद्रा जनता के पास करेंसी और कमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व है। ये अभिकथन है। तो अभिकथन हमारा क्या है? सत्य है। अभिकथन क्या है? सत्य है। देखिए उच्च स्तरीय मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसके बराबर है? जनता के पास करेंसी और कॉमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व। C+R ये उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र है कि उच्च शक्ति मुद्रा किसके बराबर है? जनता के पास करेंसी प्लस कॉमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व।
तो ये इसका सूत्र है, यानी ये अभिकथन हमारा क्या है, सत्य है। अब देखिए कारण को हम देखते हैं। यदि उच्च स्तरीय मुद्रा की मांग, देखिए यदि उच्च स्तरीय मुद्रा की मांग स्थिर रहे, इसकी मांग क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहे। उच्च शक्ति मुद्रा की मांग क्या रहनी चाहिए, मुद्रा की मांग स्थिर, यानी अच की जो मांग है वो क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। हाई पावर्ड मनी की मांग स्थिर रहनी चाहिए। यदि उसकी पूर्ति में वृद्धि की जाती है, यानी इसकी जो हाई पावर्ड मनी है, इसकी जो पूर्ति है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें वृद्धि की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, वृद्धि की जाती है। इसकी पूर्ति में वृद्धि की जाती है, इसकी पूर्ति में वृद्धि की जाती है। तो देखिए आगे क्या दिया गया है, यदि उच्च स्तरीय मुद्रा की मांग स्थिर रहे और इसकी पूर्ति में वृद्धि की जाती है, तो उसकी पूर्ति में वृद्धि गुणक को क्रियाशील करती है और परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है। तो देखिए प्रश्न क्या कह, ये कारण क्या कह रहा है कि यदि उच्च स्तरीय मुद्रा की जो मांग है वो क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहे, तो उसकी पूर्ति में वृद्धि गुणक को क्रियाशील करती है। किसको क्रियाशील करती है, गुणक, यानी मल्टीप्लायर को क्रियाशील करती है और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करती है। तो ये जो हमारा कारण है ये भी क्या है, सत्य है। तो कैसे सत्य है कि देखिए उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक और मुद्रा पूर्ति में रिलेशनशिप वाला सूत्र क्या है, देखिए ये देखिए ये हमारा है मनी सप्लाई। इसका सूत्र क्या है, मुद्रा की पूर्ति का सूत्र H इंटू M। तो देखिए ये तो है हमारी मुद्रा की पूर्ति और ये है हमारा उच्च शक्ति मुद्रा और ये मुद्रा गुणक। तो देखिए जब हमारी उच्च शक्ति मुद्रा में वृद्धि होगी तो ये गुणक के माध्यम से क्रियाशील होकर मनी सप्लाई में क्या करेगी, वृद्धि, यानी H में वृद्धि होगी तो मनी सप्लाई में भी वृद्धि होगी। तो ये हमारा दोनों सत्य है। तो देखिए ये भी हमारा क्या है, कारण भी हमारा क्या हो गया, सत्य। देखिए ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन देखिए अभिकथन हमारा क्या है, अलग है और कारण क्या है, अलग। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए देखिए हमारा ए तथा आर क्रमशः दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ सकते हैं। देखिए उच्च स्तरीय मुद्रा जनता के पास करेंसी और कॉमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व है, यह कथन सत्य है। और देखिए उच्च शक्ति मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए चलन में मुद्रा जिसमें बैंकों में रखी गई नकदी भी शामिल है। इसमें व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई मांग जमा तथा समय जमा सम्मिलित नहीं होती, ये ध्यान रखना। इसमें व्यापारिक बैंकों द्वारा रखा गया मांग जमा तथा समय जमा सम्मिलित नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आरबीआई के पास बैंकों का जमा या रिजर्व, तो देखिए ये बैंकों का रिजर्व ये भी शामिल होता है और आरबीआई की अन्य देयताएं ये भी शामिल होती है। तो ये कुल मिला के जो हाई पावर्ड मनी है ये किसको दर्शाता है, आरबीआई यानी जो केंद्रीय बैंक है उसके दायित्व को दर्शाता है। हाई पावर्ड मनी जो होती है वो आरबीआई के दायित्व को दर्शाती है। यदि उच्च स्तरीय मुद्रा की मांग स्थिर रहे तो उसकी पूर्ति में वृद्धि गुणक को क्रियाशील करती है और परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, यह भी क्या है, हमारा सत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यह हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये हमारा आईएस एलएम मॉडल से संबंधित है कि आईएस और एलएम मॉडल में संबंधित शिफ्ट कैसे होता है। जैसे आईएस मॉडल में शिफ्ट किस कारण से होते हैं और एलएम वक्र में शिफ्ट कैसे होते हैं, तो ये शिफ्ट से संबंधित है। तो देखिए आईएस वक्र जो होता है उसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, सामान्य रूप से ऋणात्मक ढाल होता है। और उसमें जो शिफ्ट होता है वो किसके कारण से होता है, बचत निवेश इसमें वृद्धि कमी इसके कारण होता है। तो देखिए निवेश में अगर वृद्धि हो जाएगी आईएस वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा और निवेश में कमी होगी तो
आईएस वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा। इसी प्रकार बचत में कमी होगी तो आईएस वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, और बचत में वृद्धि होगी तो आईएस वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा। एक बार मैं आपको ये चित्र में समझा दूंगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है आईएस एलएम मॉडल में से संबंधित है और आईएस एलएम में शिफ्ट से संबंधित है। तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। देखिए अब मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, इसमें इसके कारण शिफ्ट किसमें होगा? अल्लम वक्र में। तो अल्लम में शिफ्ट होगा यानी हम कौन सा चित्र देखेंगे? ये वाला चित्र देखेंगे। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, तो देखिए मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो अल्लम जीरो से अल्लम वक्र, ये किसके कारण होगा? मनी सप्लाई में वृद्धि से। तो देखिए ये कौन सी ओर शिफ्ट होगा? दाईं ओर। किस ओर शिफ्ट होगा? दाईं ओर, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से। तो देखिए ए का कौन सा मिल रहा है? अल्लम में दाईं ओर शिफ्ट, तो इसका ये मिल रहा है अल्लम वक्र में दाईं ओर शिफ्ट, यानी इसका कौन सा हो गया? सेकंड वाला हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन क्या है? मुद्रा की मांग में वृद्धि। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ये इस साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो ये इस साइड में शिफ्ट होगा। तो ये किसके कारण होगा? मनी डिमांड में, मुद्रा की डिमांड में वृद्धि के कारण ये होगा। तो अल्लम में कौन सी ओर शिफ्ट होगा? बाईं ओर, ये बाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर शिफ्ट यानी लेफ्ट साइड में शिफ्ट इसके कारण होगा। तो ये हमारा इसका एक हो गया, तो इसका हमारा हो गया फर्स्ट हो गया। अब देखिए जो स्वायत्त निवेश है, निवेश में जो वृद्धि, निवेश है ये इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर देखा ये निवेश है, अगर इसमें वृद्धि होगी तो अल्लम वक्र आईएस वक्र जो होगा उसमें दाईं ओर शिफ्ट होगा, और अगर इसमें कमी होगी तो बाईं ओर शिफ्ट होगा। ये दाईं ओर है, ये दाईं ओर शिफ्ट किस कारण से होगा? निवेश में वृद्धि से। तो देखिए निवेश में वृद्धि से क्या होगा? आईएस वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। तो ये इसका हमारा फोर्थ हो गया, चौथा इसका हो गया। और इसका ये बचा हुआ तीसरा कि बचत में वृद्धि होगी तो आईएस वक्र बाईं ओर, ये किसके कारण होगा? बचत में जो सेविंग है, सेविंग में वृद्धि से। और ये इस साइड में कब होगा? जब सेविंग में कमी होगी। तो ये थे शिफ्ट। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो गया? 2 1 4 3, 2 1 4 3। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए शिफ्ट एक बार वापस बता देता हूं कि जो आईएस वक्र है उसमें दाईं ओर शिफ्ट कब होगा? देखिए आईएस वक्र में कौन सी ओर? दाईं ओर, राइट साइड में दाईं ओर शिफ्ट कब होगा? जब निवेश में वृद्धि हो, या सरकारी व्यय में वृद्धि हो, या जो सेविंग है बचत उसमें क्या हो? कमी हो। तो इन सब कारणों से क्या होगा? आईएस वक्र दाईं ओर से शिफ्ट होगा। और बाईं ओर कब होगा? जब निवेश में कमी हो, या सरकारी व्यय में कमी हो, या बचत में वृद्धि हो। तो ये कारण है इसमें शिफ्ट के। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया। अब देखिए जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो ये अल्लम वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, और मुद्रा की पूर्ति में कमी से ये बाईं ओर शिफ्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं आप। देखिए ये हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं अधिकतर एग्जाम में। देखिए सरल क्लासिकी मॉडल में जो कि पूर्ण लोचदार मजदूरी की मान्यता पर आधारित है। जो क्लासिकी मॉडल है वो किस पर आधारित है? मजदूर की पूर्ण लोचशीलता पर आधारित है। तो इसमें देखिए पूर्ण रोजगार आय स्तर यानी YF, यानी ऐसा आय स्तर जिस पर पूर्ण रोजगार हो, तो उस पर समग्र पूर्ति वक्र कैसा होगा? ये प्रश्न है कि समग्र पूर्ति वक्र यानी एग्रीगेट सप्लाई वक्र कैसा होगा जब पूर्ण रोजगार आय का स्तर हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यहाँ पर जैसे ये है YF, ये पूर्ण रोजगार आय स्तर है। तो देखिए पूर्ण रोजगार आय स्तर है। अब इससे पहले जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई वक्र है वो उसका ढाल क्या रहेगा? धनात्मक।
पूर्ण रोजगार आय स्तर से पहले, लेकिन जैसे ही पूर्ण रोजगार आय स्तर पहुंचा उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, लंबवत। तो देखिए पूर्ण रोजगार आय स्तर का पूछा है हमें, तो ये कैसा रहेगा, लंबवत। यानी ये क्या है, पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया क्या है, बेलोचदार, यानी इन इलास्टिक। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो जो पूर्ण रोजगार आय स्तर है उस पर क्या रहेगा, ये पूर्णतया बेलोचदार रहेगा। यहां से आप इसको देख सकते हैं। सरल क्लासिकी मॉडल पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है, या यदि पूर्ण रोजगार से विचलन होता है तो लोचपूर्ण मुद्रा मजदूरी की मान्यता पूर्णतः पूर्ण रोजगार स्थापित कर देती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल पूर्ण रोजगार बना रहता है। अगर पूर्ण रोजगार से कोई भी विचलन होगा तो इसमें जो मजदूरी है, मजदूरी क्या रहती है, लोचशील रहेगी। अगर जैसे पूर्ण रोजगार से विचलन हुआ तो मजदूरी में क्या हो जाएगी, कमी या वृद्धि के माध्यम से ये पूर्ण रोजगार को वापस अर्थव्यवस्था को ले आती है। और एग्रीगेट सप्लाई वक्र क्या रहता है, लंबवत रहता है, यानी बेलोचदार रहता है। ये देखिए, ये पिगू प्रभाव से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिगू प्रभाव से संबंधित है। देखिए पिगू प्रभाव किन दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया हमारा, लचीली मजदूर और कीमत स्तर पर। यानी जो कीमत मजदूरी और कीमत क्या रहते हैं, इसमें लचीले रहते हैं, यानी उनमें चेंज हो सकता है। तो देखिए ये जो पिगू प्रभाव है ये क्या दर्शाता है, देखिए जब अर्थव्यवस्था के कौन सी स्थिति में हो, मंदी में, अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि कीमतें, जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो क्या रह जाती है, कम हो जाती है। यानी वस्तुएं क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। मूल्य में की कमी का कारण क्या रहेगा, कि वस्तुएं सस्ती हो जाती है, यानी लोगों को वस्तुएं सस्ती मिल जाएगी। तो जो संपत्ति के मालिक है वो खुद उसके, देखिए उसकी संपत्ति का जो संपत्ति होगी उसका जो वास्तविक मूल्य है वह क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। लोगों की संपत्ति का वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। यानी देखिए जब मंदी की स्थिति हो तो किसी के पास रुपए है तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए लोग क्या करेंगे, लोगों की संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो इससे लोग अपने आप को धनी महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए जब कीमतें गिर गई तो उनको वस्तुएं कैसी मिलेगी, सस्ती मिलेगी। यानी उनकी जो संपत्ति है, उनके पास संपत्ति हो या पैसा है, उनका वार्षिक मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वे लोग उसी मुद्रा से या उसी संपत्ति से पहले से ज्यादा वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। वस्तुएं सस्ती होगी इसलिए तो वे लोग क्या करेंगे, खुद को धनी महसूस करेंगे। तो धनी महसूस करेंगे तो वे क्या करेंगे, उनकी जो बचतें हैं उनको क्या करेंगे, कम, और उपभोग उसमें वृद्धि करेंगे। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर खर्च करेंगे, तो इससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। वस्तुओं की मांग बढ़ने पर क्या होगा कि निवेश की मांग बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि होगा। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वापस रोजगार की स्थिति आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए मूल्य स्तर में कमी के कारण लोगों की संपत्ति धारिता जिसमें नगद से सम्मिलित है के वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। यानी उन लोगों की जो संपत्ति है उसका वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि मूल्य स्तर में कमी हो जाती है, इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने व्यय में क्या करेंगे, वृद्धि लाएंगे। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खर्च करेंगे, बचतों को कम करेंगे। फलस्वरूप समग्र भाग, विनियोग, रोजगार आदि में वृद्धि होगी। मूल्य स्तर आदि पर पड़ने वाली मूल्य स्तर में कमी का संपत्ति के मूल्य में वृद्धि द्वारा समग्र मांग, रोजगार और आदि पर पड़ने वाले प्रभाव को पिगू प्रभाव कहते हैं। पिगू प्रभाव लचीली मजदूर और कीमत स्तर पर आधारित है। और देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो पिगू प्रभाव है वो तरलता जाल, पिगू प्रभाव तरलता जाल की स्थिति में भी क्रियाशील रहता है। यानी तरलता जाल की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में पुनः रोजगार में वृद्धि करता है। ये पिगू प्रभाव के अनुसार होता है। जबकि केस के अनुसार क्या है कि तरलता जाल में
केंद्र प्रभावकारी नहीं करता, लेकिन फिर वो प्रभावकारी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन काफी बन चुके हैं। अब देखिए, ये ड्यूजनबरी की कौन सी परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना से ये क्वेश्चन है, यानी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ड्यूजनबरी के अनुसार जब आय घटती है तो उपभोग समान दर से नहीं घटता, इसे कहते हैं। देखिए, ड्यूजनबरी की जो सापेक्ष आय परिकल्पना, उसमें क्या है कि जब लोगों की आय बढ़ती है तो उपभोग भी, कंजम्पशन भी बढ़ता है, और जब आय घटती है तो उनका जो कंजम्पशन है वो घटता नहीं, वो लगभग समान स्तर पर बना रहता है। जबकि आय में कमी आए तो कंजम्पशन घटना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, रेचेट प्रभाव। रेचेट प्रभाव का क्या मतलब है, जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय घटती है तो उपभोग घटता नहीं। उसी स्तर पर व्यक्ति बने रहने की कोशिश करता है, और उसी स्तर पर बने रहने का कारण क्या है कि वह अपने पड़ोसियों से तुलना करना चाहता है, या धनी पड़ोसियों के साथ अपने उपभोग स्तर को बनाए रखना चाहता है। तो वह अपनी पिछली बचतों का प्रयोग करता है इसके लिए, कि वह अपने उपभोग स्तर को बनाए रखे उसी लेवल पर। तो इसको क्या कहते हैं, रेचेट प्रभाव, कि आय बढ़ने के साथ उपभोग तो बढ़े, लेकिन आय घटने के साथ उपभोग में कमी नहीं आए। ये देखिए, ये है ड्यूजनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना। ड्यूजनबरी ने आय तथा उपभोग संबंधी अपनी परिकल्पना में सापेक्ष आय परिकल्पना को दिया। इसे प्रदर्शन प्रभाव तथा रेचेट प्रभाव के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, किंतु जब आय में कमी होती है तो तुलनात्मक रूप से उपभोग में कमी नहीं होती, बल्कि उपभोग स्वयं को उच्च स्तर पर स्थापित कर लेता है। इसे ड्यूजनबरी ने रेचेट प्रभाव कहा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेक्टर, यानी जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अवस्थिति। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो जीडीपी है, जीडीपी या एनएनपी यानी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं से संबंधित मेरी एक क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है, मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है। वो क्लास आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जीडीपी अवस्थिति का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर का जो सूत्र है वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी बटेवा रियल जीडीपी, और इसको गुणा करेंगे 100 से। ये हमारा जीडीपी अवस्थिति का सूत्र है। तो ये जो हमारा इसका जो सही सूत्र है वो है, देखिए, नॉमिनल जीडीपी यानी मौद्रिक जीडीपी, इसके बटे में है वास्तविक जीडीपी और इंटू 100। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है कि मौद्रिक जीडीपी और इसमें भाग देना है वास्तविक जीडीपी और इंटू 100। देखिए, जो मौद्रिक जीडीपी है वो वर्तमान कीमतों से निकाली जाती है, और वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमतों से निकाली जाती है। अब देखिए, और हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष क्या है, 2011-12। और इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें, जैसे राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की, सर्वप्रथम गणना की, देखिए यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेक्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स है। मैं आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बता रहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, और राष्ट्रीय आय की भारत में सर्वप्रथम गणना फर्स्ट बार किसने की, दादाभाई नौरोजी ने की, और कब की, 1867-68 में। और उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 20 रुपए भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई। और देखिए, जो दादाभाई नौरोजी उन्होंने फर्स्ट बार की, और सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का पता किसने लगाया, डॉक्टर VKRV राव ने 1931-32 में डॉक्टर VKRV राव
डॉक्टर VKRB राव ने पता लगाया सर्वप्रथम 1931-32 में। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन RPSC कॉलेज लेक्चरर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पता किसने लगाया, तो VKRB राव ने। कब लगाया? 1931-32 में ये सन पूछा था। और देखिए इसके बाद 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया जिसने पता लगाया। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि पता लगा रहा है वर्तमान में। और ये जो देखिए 1949 में जो हमारे PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई राष्ट्रीय आय समिति, उसके अनुसार राष्ट्रीय आय कितनी थी? 225 रुपए थी। और अब देखिए GDP डिफ्लेक्टर के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। और ये सूत्र है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। और अब कल से हम पढ़ेंगे, हमारी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।